हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। और इतिहास एमसीक्यू बैच के अंतर्गत जो आज का आपका टॉपिक होगा वह दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट के वंश हैं अर्थात सैयद वंश और लोदी वंश, यही दो वंश शेष रह गए थे। कल के क्लास में हमने आपको खिलजी वंश और तुगलक वंश बता रखा है, तो आज के क्लास में सैयद वंश और लोदी वंश पढ़ते हैं। इसके बाद से लोदी वंश खत्म होगा। जैसे ही लोदी वंश खत्म होता है हम लोग उठा लेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को, और इसके बाद से हम लोग मुगल काल और मुगल काल के बाद से आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ चलेंगे। तो चलिए आज के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, बहुत अच्छा सा प्रश्न और बहुत आसान सा प्रश्न कह रहा है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वह था खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किया था। किस सन में? तो वह सन मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं शुरू से, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपका दिल्ली सल्तनत का वंश था वह शुरुआत होता है 1206 से। तो 1206 से 1290 तक आपका गुलाम वंश ने शासन किया था, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। इसके बाद से 1290 के बाद से 1320 तक शासन करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब 1320 से कहां तक? 1400 किसने शासन किया? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वह हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें आप गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। अगला जो वंश था वह वंश था 1414 से कहां तक? 1451 तक, और उस वंश का नाम था सैयद वंश। और इस सैयद वंश के बाद जो वंश होता है उसका सन क्या होता है? 1451 से 1526 तक। और इसी 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत के युद्ध में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या करता है? पराजित करता है, और यहां से लोदी वंश की समाप्त होती है और मुगल वंश का शासन शुरुआत होता है। चलिए, तो कितना सन में? तो खिज्र खां ने कितना सन में? 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर प्रशासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। कौन शिया वंश था? तो शिया वंश 100 से शिया और 100 से सैयद। नाम याद रखिएगा, 100 से शिया और 100 से सैयद। प्रश्न नंबर 3 कराए कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? रैयत ए आला। तो खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, बल्कि स्वयं को क्या कहता था? रैयत ए आला कहता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश शुद्ध अफगान वंश था? तो दिल्ली सल्तनत का मात्र एक अफगान वंश जो था वह था लोदी वंश। और लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया। बहलोल लोदी ने। सन कौन सा था? तो सन तो आपको पता होगा कि 1451। ठीक है। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वह था सिकंदर लोदी। अभी आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, उसमें किसका शासन था? उसमें शासन था कौन सा वंश था?
तुगलक वंश, हाँ तुगलक वंश के उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन आलम शाह शायद नाम था। ठीक है, नाम मुझे स्किप हो रहा है, बट सन क्या है 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कर वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में कर वसूलने वाला जो सबसे छोटा अधिकारी था उसे कहा जाता था चौधरी। जो सबसे छोटा अधिकारी था कर वसूलने वाला उसका नाम था चौधरी, लेकिन कर वसूलने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी था वह था इक्तादार। और जब इक्तादार जितना भी टैक्स लगता था उससे अधिक अगर टैक्स लेके आता था तो उस टैक्स को कहा जाता था फवाजिल। क्या नाम देते थे, फवाजिल। अगला प्रश्न वही बात है, लोधी वंश की स्थापना किसने किया, अभी हमने आपको बताया था बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करा है कि सैयद वंश के अंतिम शासक, सैयद वंश के अंतिम शासक को 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने हत्या कर दी और लोधी वंश की स्थापना किया था। यानी कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने हत्या कर दी थी और लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिंता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्र का चित्रण किया था। तो यह चित्रण किया था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको याद होगा कि इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। अब बात एमबीटी की, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, कितना में आया था, 1333 में आया था। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। 7000 किलोमीटर यात्रा करके आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहला है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न करा कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। सुनिए ध्यान से, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का जो संस्थापक था वह सिकंदर लोदी था। लोदी वंश का सबसे महानतम शासक सिकंदर लोदी था और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा को क्या करता है, बना लेता है। यही गुलरुखी नाम से क्या कर लिखता है, पुस्तक लिखता है और अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए दाढ़ी और मूछे नहीं रखता था सिकंदर लोदी। यही सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाने के लिए एक पैमाना चलाया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। और गज ए सिकंदरी कितना इंच का था, तो 30 इंच का था। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत की पहाड़ी लड़ाई में के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा क्या किया गया था, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। और यह इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नहीं लिया गया है ऐसे, किंतु मैं आपको बता दे रहा हूं कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। किसने मारा था, बाबर ने। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसके बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानी जाती है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है, कितनी बार हमने आपको लिखवा चुका है कि 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और कब तक चलता है, तो जब बाबर आता है और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहाड़ी लड़ाई को जीतता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कराए कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। अभी हमने क्या बताया आपको कि गुलरुखी नाम से क्या करता था, यह कविताएं लिखता था। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है।
हमने क्या बताया आपको कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा नगर की स्थापना किया था। और 1506 ईस्वी में क्या करता है कि अपनी राजधानी कहां बना देता है? आगरा को बना देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के कौन थे? क्या प्रश्न था? ठीक, अफगान। वही अफगान वंश कौन सा था? तो लोदी वंश। अफगान वंश कौन सा था? लोदी वंश। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह था कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, जो 1526 ईस्वी में जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे आप। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? तो कौन से मानक सिक्के? टंका भी था, जीतलबाज, संसगनी भी था, ये तीनों था। ये तीनों था ना, तो ये सभी ठीक है, सभी टंका और जीतल, हाँ ठीक है, तीनों था। अगला प्रश्न करा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? प्रश्न रिपीट हो गया है, किसने किया था? खिज्र खान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन करता है? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश? सैयद वंश आता है। कौन सा वंश? सैयद वंश आता है। बोले यहां तक की बात क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नत सर्वाधिक हुई थी? सर्वाधिक उन्नत किस कला की हुई थी? किसका हुआ था? स्थापत्य कला का हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी। किसका हुआ था? स्थापत्य कला का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, करेक्ट कि निम्नलिखित में से तोता ए हिंद कहा जाता था। तोता ए हिंद किसे कहा जाता था? तो तोता ए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। और अमीर खुसरो ही खड़ी बोली के इनको जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तबला और सितार का जो आविष्कारक है इन्हीं को कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही। बोलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? ये तो पीछे का प्रश्न है, अभी यहाँ आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आ गया तो देख लेंगे कि टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? तो वह लाया गया था तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में अमीरों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में अमीरों का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वह लोदी वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1 मिनट, कोई प्रश्न छोटा है क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? वही फारसी कवि कौन? अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 27 कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, कहा कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा किया गया है? फारसी, ठीक है। किन विषयों का समीक्षा किया गया? क्या भारतीय दर्शन की समीक्षा की गई है, या भारतीय इतिहास भूगोल का, या गणित एवं खगोल विज्ञान का? तो ये सभी का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो हमने आपको क्या बताया था कि गुलाम वंश के बाद से कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। दूसरा पर खिलजी वंश के बाद से कौन सा आता है? तुगलक वंश। तीसरा पर फिर सैयद वंश, और लास्ट में लोधी वंश। एक क्रम से तो है, क्रम से है, एक क्रम से है। तो 1 2 3 4 5 कौन? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी क्या कहा जाता था? सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी क्या कहा जाता था? वही दिल्ली सल्तनत के समय जो कर वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी था, उसी को सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी, भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी भी कहा जाता था, जिसका नाम क्या है? तो आपको पता है, चौधरी था। क्या था? चौधरी था। तो चलिए, अब दिल्ली सल्तनत से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हमने आपको 3 क्लास में कवर करवा दिया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के बाद से मुगल वंश की तरफ चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।